नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा जानवर जो आज से 13,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था, डायर वुल्फ। आज धरती पर हमारे बीच में है और ये जेनेटिकल इंजीनियरिंग की मदद से पूरा हो पाया है। और ये दावा करती है कोलोजल बायोसाइंसेस कंपनी। और इस कंपनी का दावा है कि आज से कुछ समय में ये जितने भी पॉपुलर एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं उनको ये डी एक्सटिंक्ट करेगी, जैसे कि वूली मैमथ, डोडो या टास्मेनियन टाइगर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पहले पाया जाता था। इस कंपनी का दावा है कि डायर वुल्फ इनका सबसे पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा है। डायर वुल्फ को पॉपुलैरिटी गेम ऑफ थ्रोन्स शो के अंदर मिली और उसी से इंस्पायर होकर जो दो न्यूबॉर्न बेबी थे उनका नाम रेमुलुस और रेमूस रखा गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये 5 महीने के बच्चे खुशी से धूप के अंदर खेल रहे हैं, लेकिन इनको अंदाजा भी नहीं है कि ये कितने यूनिक हैं। ये एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहां इनकी प्रजाति के सिर्फ यही हैं। इन्हीं दो के साथ में एक तीसरी फीमेल ने जन्म लिया जिसका नाम कंपनी ने रखा खलेसी। And take the first steps into the world beyond the den. पहली नजर में देखें तो हमें लगता है कि ये कितना अद्भुत है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि डायर वुल्फ डी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, बल्कि उसी का एक नया क्लोन बनाया गया है जेनेटिकल इंजीनियरिंग की मदद से। लेकिन ये किया कैसे गया है, जानिए इस वीडियो के थ्रू। Tussles, tackles, and toothy grins. ये 1854 की बात है जब अमेरिका में ओहायो नदी के पास डायर वुल्फ का सबसे पहला फॉसिल पाया गया था। 1858 के अंदर एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम जोसेफ लेडी था, उन्होंने कहा कि डायर वुल्फ को कैनिस वंश के अंदर आना चाहिए। इसी से इनको नाम दिया गया कैनिस डायरस। कैनिस प्रजाति के अंदर वो सारे जानवर आते हैं जो कि कुत्ते जैसे होते हैं, जैसे कि कुत्ते, भेड़िए या सियार। फिर सन 1918 में जॉन मैरियम नाम के साइंटिस्ट लॉस एंजलिस के तार पिट्स में डायर वुल्फ के फॉसिल को स्टडी कर रहे थे। उनका कहना था कि ये जानवर बहुत अलग है और इसे कैनिश प्रजाति के अंदर नहीं लाना चाहिए, बल्कि इसके लिए कोई दूसरी प्रजाति बनानी चाहिए। लोगों ने उनको गलत बताया और उनको इग्नोर कर दिया, लेकिन उसके 100 साल बाद तक भी लोग मानते रहे कि डायर वुल्फ मॉडर्न वुल्फ और ग्रे वुल्फ के क्लोज रिलेटिव्स हैं। लेकिन 2021 के अंदर नेचर जनरल के अंदर डायर वुल्फ की एक थ्योरी पब्लिश हुई और उसने लोगों के अंदर डायर वुल्फ की अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया। फॉसिल्स को डीपली स्टडी करने के बाद पता लगा कि डायर वुल्फ और मॉडर्न वुल्फ दोनों ही बहुत अलग प्रजाति हैं। लगभग 57 साल पहले ही ये बाकी भेड़ियों की स्पीशीज से अलग हो चुके थे। और इसी रिसर्च में पता लगा कि डायर वुल्फ बहुत समय से अमेरिका में ग्रे वुल्फ और कयोटीज के साथ रहते थे। डायर वुल्फ भी मॉडर्न वुल्फ और ग्रे वुल्फ की तरह झुंड में रहते थे ताकि वो शिकार आसानी से कर सकें। लेकिन इतने साल नॉर्थ अमेरिका में रहने के बावजूद इन तीनों प्रजातियों के अंदर कोई भी इंटरब्रीडिंग नजर नहीं आई और शायद यही एक कारण है कि डायर वुल्फ एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि जो बड़े मैमल्स थे जिनका डायर वुल्फ शिकार करते थे वो एक्सटिंक्ट हुए और उसके चलते हुए डायर वुल्फ भी एक्सटिंक्ट हो गए। एक थ्योरी डायर वुल्फ के एक्सटिंक्ट होने का दावा करती है। वो कहती है कि ग्रे वुल्फ की तरह डायर वुल्फ इंटरब्रीडिंग नहीं करते थे और ये भी एक रीजन था कि वो एक्सटिंक्ट हो गए। अगर हम डायर वुल्फ को मॉडर्न भेड़ियों के साथ कंपेयर करें तो इनका साइज 25 गुना ज्यादा बड़ा होता था और इनका जो जबड़ा था वो भी उनसे ज्यादा बड़ा होता है और ज्यादा ताकतवर होता था। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स में डायर वुल्फ को ज्यादा ही बड़ा दिखाया गया था, ये इतने बड़े भी नहीं थे। अब सवाल आता है डी एक्सटेंशन का। डी एक्सटेंशन यानी एक्सटेंशन से वापस लाना, और ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। बात करते हैं हम बैक ब्रीडिंग की। इसके अंदर एक एक्सटिंक्ट प्रजाति के लिविंग रिलेटिव को चुना जाता है और इंश्योर किया जाता है कि क्या उसके अंदर वो कुछ गुण हैं जो उस एक्सटिंक्ट प्रजाति के अंदर थे, और उनको इंटरब्रीडिंग कराई जाती है जब तक कि वो उस एक्सटिंक्ट प्रजाति जैसा ना दिखने लग जाए। बैक ब्रीडिंग का एक रियल लाइफ एग्जांपल है टोरस प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम चलाया गया था एक एक्सटिंक्ट एनिमल को लाने के लिए जिसका नाम ऑरक्स था।
बैक ब्रीडिंग के अंदर दो मुख्य प्रॉब्लम थी और वो थी टाइम और एफिशिएंसी। क्वागा प्रोजेक्ट को पूरा करने में 20 साल और 3 जनरेशन लग गई। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो क्वागा प्रोजेक्ट में लोगों का मानना था कि हम क्वागा को वापस नहीं ला पाए, लेकिन उसके जैसा दिखने वाला एक जानवर हमारे साथ में है। दूसरे नंबर पे जो डी एक्सटेंशन का एक प्रोसेस आता है उसको बोलते हैं क्लोनिंग। आप लोगों ने स्कूल के अंदर डॉली द शीप के बारे में जरूर सुना होगा। Dolly, 7 months old, she may not be the monster imagined in a science fiction fantasy, yet the cuddly Finn Dorset lamb may represent a major landmark in the history of genetic engineering. क्लोनिंग के अंदर हम किसी भी प्रजाति की एक सटीक कॉपी बना सकते हैं अगर उसका हेल्दी लिविंग जेनेटिक प्रेजेंट है और सुरक्षित रखा हुआ है तो। क्लोनिंग के अंदर एक सेल चुना जाता है और उसके न्यूक्लियस को अलग कर दिया जाता है और फिर किसी रिलेटिव प्रजाति के एग से उस न्यूक्लियस को फ्यूज किया जाता है। सुनने में ये चीज बड़ी ही मुश्किल लगती है और हकीकत में ये है भी। साल 2000 में बुकाडो नाम की एक स्पेनिश बकरी जो इंडेंजर्ड थी, 6 जनवरी 2000 में उसकी लास्ट बकरी की भी मौत हो जाती है और स्पीशीज खत्म हो जाती है। लेकिन इसके एक्सटिंक्ट होने के 1 साल पहले ही साइंटिस्ट ने इसके सेल्स के कुछ सैंपल सेफली रख लिए थे। इन्होंने इसके सेल की न्यूक्लियाई को निकाला और 57 अलग अलग बकरियों के साथ इनको रखा। इनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम था और सिर्फ एक बकरी ही जन्म दे पाई और जन्म के कुछ घंटों बाद ही उसकी मौत हो गई और इसलिए कहा जाता है कि ये स्पीशीज 2 बार एक्सटिंक्ट हुई। और यहाँ से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्लोनिंग करना कितना मुश्किल काम है। अब हम तीसरे मेथड पे आते हैं जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये मेथड सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी। इसके अंदर एक फॉसिल को लिया जाता है। फॉसिल कई सालों तक डीएनए को स्टोर करके रख सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में साइंटिस्ट फॉसिल को स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि उस एक्सटिंक्ट स्पीशीज की कौन सी ऐसी रिलेटिव स्पीशीज है जो उनके जीन्स को कैरी करती है और उसके बाद साइंटिस्ट डीएनए एडिटिंग के थ्रू उस लिविंग स्पीशीज के जीन्स को रिक्रिएट करते हैं और एकदम एक्सटिंक्ट प्रजाति के जैसा बना देते हैं। और इसके आगे का प्रोसेस वही है जैसा क्लोनिंग के अंदर होता है। 2021 की बात है, अमेरिका के एक बिलियनियर बेन लैम और एक जाने माने साइंटिस्ट जॉर्ज चर्च ने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था कोलोसल बायोसाइंसेस। कंपनी का एक ही मकसद था, डी एक्सटिंक्शन। और फिलहाल इनका लीडिंग प्रोजेक्ट है वो है वूली मैमथ को वापस लाना। वूली मैमथ आज से 4000 साल पहले गायब हो गए थे और इसी के साथ में ये टास्मेनियन टाइगर और डोडो बर्ड को भी लाना चाहते हैं। लेकिन इन तीनों प्रजातियों के अंदर एक दिक्कत है। वूली मैमथ का सबसे क्लोज रिलेटिव जो कि एक एशियन एलिफेंट है वो 22 महीनों तक प्रेग्नेंट रहता है और ये किसी भी मैमल में सबसे ज्यादा लंबा टाइम पीरियड है। और अगर हम टास्मेनियन टाइगर की बात करें तो टास्मेनियन टाइगर एकदम कंगारू की तरह था, क्योंकि टास्मेनियन टाइगर के पास भी कंगारू की तरह पाउचेस रहते थे। और अगर आज हम लोग टास्मेनियन टाइगर को वापस लाते हैं तो हमें आर्टिफिशियली पाउचेस बनाने पड़ेंगे जो कि काफी मुश्किल हो सकता है। डोडो बर्ड में एक दिक्कत थी, वो थी कि वो अंडे देती थी बाकी पक्षियों की तरह और इसी वजह से ये काम बहुत मुश्किल हो सकता है। साल 2023 के अंदर इस कंपनी के सारे मेंबर एक मीटिंग में थे और वहां पे वो लोग सोचने लगे कि हम किस जानवर को सबसे पहले डी एक्सटिंक्ट कर सकते हैं और वहां पर नाम आया डायर वुल्फ का। डायर वुल्फ आज के पॉप कल्चर में बहुत ज्यादा फेमस है। गेम ऑफ थ्रोन्स के अलावा डायर वुल्फ वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट वीडियो गेम के अंदर भी है और यही बात बनाती है डायर वुल्फ को वन ऑफ द फेमस डी एक्सटिंक्ट एनिमल टिल नाउ। कंपनी ने 2023 की गर्मियों में डायर वुल्फ का प्रोजेक्ट शुरू किया और इसमें उन्होंने डायर वुल्फ का एक सेफली रखा हुआ दांत इस्तेमाल में लिया। वो दांत का टुकड़ा 13,000 साल पुराना था। कंपनी को एक स्कल मिला जो 70,000 साल पुराना था और उन्हीं की मदद से कंपनी ने डायर वुल्फ को डी एक्सटिंक्ट कर दिया। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगी हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।